डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कराया था, जिसमें एडवर्टाइजिंग की मीनिंग पढ़ी थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था। नाउ इन दिस ई लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट अगर किसी भी मीडियम के थ्रू दे रही है तो ऐसा नहीं है कि आज मन में आया और कल एडवर्टाइजमेंट दे दिया। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि वो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हो। हर कोई कंपनी क्या चाहती है कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट दूं, तो एडवर्टाइजमेंट क्योंकि पेड फॉर्म है तो पेड फॉर्म है तो कंपनी को उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हर कंपनी चाहती है कि जो एडवर्टाइजमेंट मैं दूं उस एडवर्टाइजमेंट का मेरे को कस्टमर सेल्स के रूप में क्या मिले, रिस्पॉन्स मिले। तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होगी, अदरवाइज वो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं होगी। तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हुई या एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं हुई, ये डिपेंड करता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया। तो देर आर सर्टेन स्टेप्स इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग program. First step is identifying the target audience. Second step is specifying the advertisement objectives. Third step is set the advertising budget. Fourth is develop the advertisement message. Fifth is select the media. Sixth is schedule the advertising campaign. Or seventh is measuring advertising effectives. Now we will discuss these points one by one. फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। मैंने आपको फीचर्स में बताया था एडवर्टाइजमेंट का कि हम एडवर्टाइजमेंट है वो सिलेक्टेड टारगेट मार्केट के लिए कर सकते हैं। तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट ऑडियंस तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, कि हम कंज्यूमर्स के लिए दे रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दे रहे हैं या फिर हम इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं। और अगर हम कंज्यूमर्स में भी दे रहे हैं तो एज ग्रुप के बेस पर दे रहे हैं या जेंडर के बेस पर दे रहे हैं, या जैसे अमृतांजन पेन बाम है, झंडू बाम है, ये तो हर एज ग्रुप के लिए, हर जेंडर के लिए होता है, तो ये तो मास हो गई। लेकिन फॉर एग्जांपल रेमंड्स है तो उसका सेलेक्टेड टारगेट मार्केट क्या हो गया, मेल है। इंडियन आर्मी है, उसका सेलेक्टेड टारगेट मार्केट क्या हो गया, यूथ है। तो वो अपने जो होल्डिंग्स है वो कहाँ लगाएगी, कॉलेजेस के सामने, जिससे कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखे। कोई कंपनी ट्रैक्टर बना रही है तो उसका टारगेट मार्केट क्या होगा, रूरल एरिया। तो वो अर्बन एरिया से ज़्यादा कहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी, रूरल एरिया पर करेगी। तो मर्सिडीज बेंज है, उसके टारगेट ऑडियंस कौन है, एलाइट क्लास, अपर क्लास। तो वो फिर उन क्लास को टारगेट करते हुए अपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो सबसे पहले आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अपने टारगेट ऑडियंस। सेकंड, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव या पर्पजेज ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट देती है तो उसको देने में जो मैसेज दिया है उस मैसेज के पीछे क्या पर्पज है, उसी के बेस पे ही आप अपनी आगे एडवर्टाइजमेंट बनाओगे। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज हो गए, फर्स्ट क्या है, इन्फॉर्म करना। सिंपल सी बात है, आप कोई भी अपना नया प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, आप चाहते हो कि मैं कस्टमर को बताऊं कि हमारा प्रोडक्ट इस दिन लॉन्च हो रहा है। तो आप जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि आवर प्रोडक्ट इज अबाउट टू लॉन्च फ्रॉम 21 जैन, एडवांस बुकिंग्स आर स्टार्टिंग। तो ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्फॉर्म करना। कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, उसकी ऐड आ रही है कि हमारे यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस इस सेशन के लिए स्टार्ट हो गए हैं, तो ये क्या है, इन्फॉर्म करना। कोई है डिपार्टमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट देने का, इन्फॉर्म करना कि भाई कि इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज के लिए ये कंडीशंस हैं, ये कैटेगरी वाले फिल कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज ये वाइफरकेशन है, ये फॉर्म फिलिंग की डेट होगी, इस डेट को एग्जाम होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना, इन्फॉर्म करना। सेकंड, परसुएड। आपके प्रोडक्ट में कोई यूएसपी है, यूएसपी का मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो कि कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप कस्टमर्स को बताना चाहते हो कि आप इस वजह से हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो। तो आपका एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा,
टू परसुएड कराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीवो है, उसने पॉपअप कैमरा इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले सेल्फी कैमरे आगे आ रहे थे तो उसकी वजह से स्क्रीन का पूरे डिस्प्ले नहीं आ पा रहा था, तो नॉच डिस्प्ले या हेलो डिस्प्ले आ रहा था। तो उन्होंने पॉपअप कैमरे के लिए आमिर खान को ऐड में लिया कि आमिर खान कैमरा निकालता है और जैसी सेल्फी के लिए बटन दबाता है तो मोबाइल के अंदर से कैमरा निकलता है, तो हर कोई उसे देखते हैं। फिर जैसे ही वो कैमरा ऑफ कर देता है, वो जो पॉपअप कैमरा था वो वापस मोबाइल में चला जाता है। तो ये क्या था कि इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट पॉपअप कैमरा, की और किसी फोन में ये नहीं है। तो वो क्या था, परसुएड कराना है। दर्द मिटाए चुटकी में, फास्ट रिलीफ की ऐड आ रही है कि अगर आप हमारी फास्ट रिलीफ लगाओगे तो जो आपका पेन है वो चुटकी में मिट जाएगा, तुरंत चुटकी बजाते ही मिट जाएगा। तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, परसुएड कराना कि और जो फास्ट रिलीफ है ऑर्नामेंट्स है उनसे हमारा है फास्ट रिलीफ क्रीम है वो क्या है, ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह इनो ऑन एसिडिटी गोन, तो ये क्या करा रहे हैं, परसुएड की इनो इतनी इफेक्टिव है कि जैसे ही आप इनो पियोगे एसिडिटी गायब हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिमाइंड। सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। आज मैं आपसे कहता हूं कि स्मार्टफोन में आप क्या खरीदोगे तो आप सैमसंग का नाम ले रहे हो, क्यों, सैमसंग की ऐड आती रहती है, सैमसंग के होल्डिंग दिखते रहते हैं। तो अगर सैमसंग ये सोचे कि अब तो हर कोई मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानता है, अब मुझे एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है, तो वो एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं करेगा तो 5 साल के बाद कोई आपसे पूछे आप कौन सा स्मार्टफोन लोगे, तो सैमसंग आपके माइंड में दूर दूर तक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं। तो जो कंपनी है मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुकी, वो भी एडवर्टाइजमेंट देती रहती हैं कि कस्टमर को रिमाइंड रहे कि हाँ भैया अभी भी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू सपोर्ट कंपनीज सेल्स फोर्स। एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होता है कि उससे कंपनीज के सेल्स फोर्स को सेल करने में मदद मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल युगांक है और कुशाल है, युगांक एक कंपनी में जॉब कर रहा है, कुशाल दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है। कुशाल जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उस कंपनी की खूब ऐड आती है। फेविकोल है फॉर एग्जांपल है, पिडीलाइट में कर रहा है, वो एडहेसिव बनाती है, उसकी खूब ऐड आती है। अभी जिसके पास भी जाता है वो कहता है हाँ भाई हम तो जानते हैं, तो उसको सेल करने में इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ रही, तो जाकर सीधा ऑर्डर ले रहा है केवल होलसेलर से या रिटेलर से, लेकिन है या कस्टमर से। लेकिन युगांक जिस कंपनी में काम कर रहा है, एडहेसिव जो कंपनी बना रही है, उसकी कहीं कोई ऐड ही नहीं आती, तो इसका प्रेजेंटेशन में ज़्यादा तो काम यही निकल जाता है बताने में कि भाई ऐसी कंपनी भी है, यहाँ हमारी कंपनी का ऑफिस है, यहाँ प्लांट है, ये क्लाइंट है, ये कस्टमर है। क्योंकि जाती हर कोई क्या कहते हैं, भैया मैंने तो आज से पहले इस कंपनी का नाम कभी भी नहीं सुना। तो जिस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आती है उसके सेल्स फोर्स को सेल करना एज कंपेयर टू जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, उन कंपनी के सेल्स फोर्स से ईजी होता है। नेक्स्ट क्या है, टू काउंटर कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग। कंपटीटर ने कोई एडवर्टाइजिंग दी तो आप उसको ऑफसेट करने के लिए आप भी क्या दे देते हो, एडवर्टाइजमेंट दे देते हो। जैसे कि पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट आई, उसमें उसने कोई रिनोड सेलिब्रिटी को ले लिया, तो कोको कोला ने भी उसको देखकर अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी एक रिनोड सेलिब्रिटी को लेकर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी ऑन एयर कर दी। तो उसे क्या बोलते हैं, टू काउंटर कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग। पड़ोस में किसी एक रिटेलर ने बड़ा सारा अच्छा सा होल्डिंग लगाया जो कि रात को भी है ग्लो कर रहा है, तो उसको देखकर दूसरे रिटेलर ने भी ऐसे ही अपने एक बड़ा सा होल्डिंग लगा लिया जो कि रात को ग्लो कर रहा है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसको देखकर कर रहा है, कंपटीटर को देखकर कर रहा है। एक पर्टिकुलर कॉलेज ने ऑन वे कहीं पर एक बिल बोर्ड पर अपना फ्लेक्स लगवा दिया एडमिशन के टाइम पे, तो उसको देखकर दूसरे कॉलेज ने भी उसी के साइड वाले होल्डिंग पर अपना फ्लेक्स लगवा दिया। तो ये कौन सी एडवर्टाइज, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू काउंटर कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग। और लास्ट क्या है, टू इंश्योर सक्सेस ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। ये आगे सेल्स प्रमोशन में आएगा कि पहले सेल्स प्रमोशन इतने ज़्यादा यूज नहीं हो पाते थे जितने आज हो रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है मीडिया। आजकल टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, मैं दे रहा हूँ बाय वन गेट वन फ्री, ये कस्टमर को किसके थ्रू पता चलेगा, जब मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट देखूंगा न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में देखूंगा, या फिर इस पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आप सेल्स प्रमोशन देना चाह रहे हो, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप टेलीविजन या न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टाइजमेंट देखोगे। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या हो जाएगा, सेट द एडवर्टाइजिंग बजट। आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिया, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, अब थर्ड आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट
क्या है, क्योंकि जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट का बजट होगा उतने ही ग्रांड स्केल पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जितना ही बजट कम होगा उसके बेस पर आपको अपना बजट भी कम रखना पड़ेगा। कोई प्रोड्यूसर है, उसका बजट ज़्यादा है तो वो किसी सुपरस्टार को लेगा, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, वरुण धवन, इनको लेगा। और किसी प्रोड्यूसर का अगर बजट कम है तो वो किसी अननोन फेस को लेगा, क्योंकि वो इनकी फीस को बियर नहीं कर सकता। तो हर किसी का अपना क्या होता है, बजट होता है। तो बजटिंग के भी कुछ मेथड्स हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बजट का मतलब क्या होगा कि कोई कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर कितना पैसा खर्च करना चाहती है। तो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड है। इसमें हम जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस एडवर्टाइजमेंट को ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर अलग अलग टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, एक टास्क हो जाएगी शूटिंग कहाँ करनी है, आपको इंडिया में करनी है, एब्रॉड करनी है। दूसरा, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, कौन सी सेलिब्रिटी लेनी है। थर्ड है, कहाँ पर है शूटिंग है, उस शूटिंग को डायरेक्टर कौन करेगा। तो ये आपके अलग अलग क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। कितने मिनट की देनी है एडवर्टाइजमेंट, 1 मिनट की बनानी है, 2 मिनट की बनानी है, 30 सेकेंड की बनानी है। और फिर उसके बाद हर टास्क पर कितना पैसा खर्च होगा वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। और तो आपका ओवरऑल क्या निकल कर आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट का बजट निकल कर आ जाता है। सेकेंड क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि आपने डिसाइड कर रखा है कि हमारी जितनी भी सेल होगी इस साल की उसका 20% हम नेक्स्ट ईयर है वो किस पे खर्च करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे। तो अगर आपकी 1 लाख की सेल हुई है तो 20,000, 10 लाख की सेल हुई है तो 2 लाख, 1 करोड़ की सेल हुई है तो 20 लाख रुपए आप एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करोगे। इसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। नेक्स्ट क्या है, अफोर्डेबिलिटी मेथड। बोलते हैं ना कि भाई कि उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर होती है। तो वही कौन सा मेथड है, ये अफोर्डेबिलिटी मेथड, कि जिस कंपनी के पास है अपने ऑपरेशंस को खर्च करने के बाद, अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज देने के बाद, अपना प्रॉफिट निकालने के बाद जो पैसा बचता है, जितना वो एडवर्टाइजमेंट पे अफोर्ड कर सकते हैं वो किस पे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है तो वो कम खर्च करते हैं, बड़ी कंपनीज की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खर्च करते हैं। और लास्ट क्या है, कंपेटिटिव पार्टी मेथड। बोला गया ना कि हम सुखी हों या ना हो, पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कंपेटिटिव पार्टी मेथड में, कि अगर हमारा कंपटीटर हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो हम भी हैवी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हमारा कंपटीटर शांत बैठा है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा तो हम भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तो हम अपना बजट किसको देख कर डिसाइड करते हैं, हमारे कंपटीटर को देख कर डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज। या आपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि हमें कोई दूसरे से अपनी बात कहनी है, कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको किसी मैसेज के थ्रू करना पड़ेगा। तो आपने प्रोसेस में पढ़ा था, एक सेंडर होता है, उसके पास मैसेज होता है, वो मैसेज को एनकोड करता है, फिर मीडियम के थ्रू रिसीवर को देता है, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है और फीडबैक देता है। तो यही एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस में भी आएगा। जो कंपनी है वो तो सेंडर हो गई, उसके पास एक मैसेज है कि उसको इन्फॉर्म करना है, परसुएड करना है, रिमाइंड करना है। अब वो उसको मैसेज के थ्रू इनकोड करेगी, फिर चैनल के थ्रू है, कंज्यूमर्स हैं, वो कौन हो गए, रिसीवर हो गए, वो उसको डिकोड करेंगे और उसके बेस पर वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप है, रिसर्च ये सजेस्ट किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट मैसेज में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी एडवर्टाइजमेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो आपको अपना मैसेज है उसी की अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो कोई भी जो मैसेज है उस मैसेज में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो मैसेज है मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैटरी है, बैटरी की ऐड कर रहे हो तो बैटरी के लिए मीनिंगफुल क्या है कि बैटरी ज़्यादा चले। तो आप ड्यूरासेल करके बोल रहे हो कि सबसे ज़्यादा चलती है बैटरी, तो वो कस्टमर के लिए क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। आप कोई एनर्जी ड्रिंक की ऐड कर रहे हो तो कस्टमर के लिए थोड़ी कि एनर्जी ड्रिंक है 20 दिन में खराब नहीं होगी। एनर्जी ड्रिंक की अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसका मैसेज क्या होना चाहिए कि आपको इंस्टेंट क्या देगी, एनर्जी देगी। कोई पहिया है, टायर है, उसकी ऐड आ रही है तो उसमें क्या आएगी कि 1 लाख किलोमीटर तक नहीं घिसेंगे ये टायर। तो हर प्रोडक्ट के लिए मैसेज अलग अलग होता है, तो मैसेज उस प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि हमारा टायर है 5 अलग अलग आकर्षक कलर्स में अवेलेबल है, तो भैया कलर्स का हम क्या करेंगे, और घिस तो 2000 किलोमीटर में ही जाते हैं, तो वो हमारे लिए टायर का कलर हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, टायर है कितने किलोमीटर चलते हैं ये हमारे लिए क्या है, मीनिंगफुल है। सेकंड क्या है, डिस्टिंक्टिव।
आपने नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट बनाई तो कई एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं, कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं चलता। अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी कई एडवर्टाइजमेंट आती हैं, कब आती हैं कब नहीं आती पता ही नहीं चलता। तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट को डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए सेलिब्रिटीज़ का क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो आप एकदम से एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो और एकदम से वरुण धवन आ गया, या फिर है रणवीर कपूर आ गया, या रणवीर सिंह आ गया, या अमिताभ बच्चन आ गए, या शाहरुख खान आ गए, तो एकदम से आप उस एडवर्टाइजमेंट को क्या कर लेते हो, नोट कर लेते हो। तो आपके एडवर्टाइजमेंट बाकी और कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट से क्या हो जाती है, डिस्टिंक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, बिलीवेबल, कि जो आपके एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट में आप जो मैसेज दे रहे हो बिलीवेबल होना चाहिए। जैसे विम लिक्विड वॉश है, वो कह रहा है कि हमारे इसमें 100 नींबुओं की शक्ति है। हम जानते हैं कि मैल को काटने के लिए हम नींबू का या लेमन का यूज करते हैं। तो अगर इसमें 100 नींबुओं की शक्ति है तो कह रहा है कि 1 या 2 बूंद से ही ये पूरे घर के बर्तन एक बार में साफ कर देंगे। तो मैसेज हमें क्या हो रहा है, बिलीवेबल हो रहा है। या कोई कंपनी कह रही है कि हमारे इसमें ये इंडिग्रेंट है और इस इंडिग्रेंट्स की वजह से, जैसे कोई कंपनी कह रही है कि ये एनर्जी ड्रिंक है और इसमें कैफीन है, तो हमको पता है कैफीन है वो हमको इंस्टेंट क्या देता है, एनर्जी देता है। तो मैसेज क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल, डिस्टिंक्टिव और बिलीवेबल। और डिस्टिंक्टिव करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेलिब्रिटी का। तो जब भी कोई भी कंपनी किसी भी फेमस सेलिब्रिटी को अपने एडवर्टाइजमेंट में लेती है तो इस टर्म को बोलते हैं हम सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। क्योंकि 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट है, तो अगर है माइकल जॉर्डन कह रहा है कि आप नाइकी के शूज लो तो आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट, ये एनर्जी ड्रिंक लो, तो आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलेक्टिंग द राइट मीडिया। आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिए, उसके बाद आपने अपने एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव बना लिया, आपने बजट डिसाइड कर लिया, उसके बाद है आपने अपना मैसेज तैयार कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, वो मैसेज आप अपने पास ही थोड़ी रखोगे, उस मैसेज को आपको कंज्यूमर्स को क्या कराना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। तो वो जिनके थ्रू डिलीवर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। तो जो मीडिया सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे ऑडियंस कौन है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनको मैसेज क्या डिलीवर करना है, उसके बेस पर हम मीडिया को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम केवल नेम पढ़ेंगे। ये जो सारे मीडिया हैं ये आपके 3rd सेम में आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एक एक मीडियम है वो डिटेल में आएगा। तो जो एडवर्टाइजमेंट के मीडिया है वो प्रिंट मीडिया है, भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, आउटडोर मीडिया होता है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग और अदर मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको पता ही है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, केबल टीवी, इंटरनेट, कैसेट, ऑडियो विजुअल, सीडीज। आउटडोर मीडिया में पोस्टर, साइन बोर्ड, व्हीकुलर एडवर्टाइजमेंट, वॉल राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, स्काई राइटिंग, बैलून, सैंडविच मैन, हैंडबिल्स, स्टिकर्स। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट में सेल्स लेटर, सर्कुलर लेटर्स, बुकलेट्स, कैटलॉग, ब्रोशर्स, फोल्डर्स। आउटडोर अदर मीडिया में स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको कीरिंग दे देते हैं, उस पर उस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, आपको पेन दे देते हैं उस पर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, या कैलेंडर दे देते हैं। सारे के सारे किस्म आते हैं आपके स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट डायरेक्टरीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, पहले है टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, वो टेलीफोन डायरेक्टरी हर किसी के पास रहती थी, तो उस टेलीफोन डायरेक्टरी में आप अपनी अगर ऐड दोगे तो वो ऐड हर किसी के पास जाती है। अभी फॉर एग्जांपल है, भास्कर ने है अलवर के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स की एक डायरेक्टरी बना दी, तो उसमें जो हॉस्पिटल्स की ऐड आ रही है वो किस में आएगी, डायरेक्टरीज में। और लास्ट क्या है, लाउड स्पीकर से बेसिकली लोकल एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है। कहीं पर भी कोई नया स्टोर ओपन होता है तो आता है ना, खुल गया खुल गया खुल गया, अब आपके शहर अलवर में खुल गया है, तो वो जो लाउड स्पीकर के थ्रू हो रही है एडवर्टाइजमेंट वो किस में आएगी, आपकी अदर मीडिया में आएगी। कोई भी कंपनी जरूरी नहीं है कि एट ए टाइम एक ही मीडिया यूज करे, वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा मीडिया भी यूज कर सकती है। आप अपने एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन में भी दे सकते हो, रेडियो में भी दे सकते हो, होल्डिंग्स भी लगवा सकते हो, फ्लेक्सेज लगवा सकते हो, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, मैगजीन में भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करेंगी, आपके एडवर्टाइजमेंट के बजट पर। अगर बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा मीडिया यूज करेंगे, बजट कम है तो कम मीडिया यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे न्यूज़पेपर में देनी है, तो अब ये तो डिसाइड करोगे न्यूज़पेपर में कब देनी है, कौन सी डेट को देनी है,
संडे को देना है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को। और अगर देना है तो लोकल न्यूज़पेपर में देना है या फिर है मेन न्यूज़पेपर में देना है। मेन न्यूज़पेपर में देना है तो फ्रंट पेज पर देना है, बैक पेज पर देना है, मिडिल पेजेस पर देना है। तो कितनी बार देना है, हफ्ते में 1 बार देना है, महीने में 3 बार ऐड देनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका शेड्यूल द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है मुझे तो टेलीविजन के थ्रू देनी है, तो अब टेलीविजन पे कौन कौन से चैनल्स पर देनी है, चैनल्स डिसाइड कर लिए तो कौन कौन से उनमें प्रोग्राम्स में देनी है, प्रोग्राम्स में भी डिसाइड कर लिया तो किस टाइम देनी है, 7 से 9 वाले प्राइम स्लॉट में देनी है, आफ्टरनून में देनी है, लेट नाइट में देनी है, मॉर्निंग में देनी है, बच्चों के कार्टून चैनल पर देनी है, स्पोर्ट्स चैनल पर देना है, या फिर जो एंटरटेनमेंट चैनल आते हैं इन पर देना है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, शेड्यूल द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कितनी बार देना है, महीने में 1 बार देना है या एक हफ्ते में 10 बार देना है, ये सारी के सारी आपकी क्या हो जाएंगी, शेड्यूल द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। नेक्स्ट क्या है और लास्ट क्या है, इवोल्वेट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। एक कंपनी है लाखों रुपए साल के या करोड़ों रुपए साल के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड कर रही है, तो कंपनी को लास्ट में ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया था ये इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस को यूज करती है। तो इसके लिए बेसिकली कंपनी रिसर्च कराती है और पॉपुलेशन से तो करना पॉसिबल होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, सैंपल्स लेते हैं और उन सैंपल से रिसर्चर हैं वो एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या पूछते हैं उनसे, रिसेप्टिवनेस। आपने 5000 लोगों को सैंपल में सेलेक्ट किया उनकी कंसेंट लेकर, तो फर्स्ट आप उनसे क्या पूछोगे कि आपने इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखी या नहीं देखी। तो 5000 में से 3000 ने बोला हाँ देखी थी, 2000 ने बोला नहीं देखी हमने। तो फिर अब उन 3000 से हम कंप्रीहेंशन पूछेंगे कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट देखी आपको क्या समझ में आया इस एडवर्टाइजमेंट से। तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन बताएगा। जैसे कि वोडाफोन की ऐड दिखाई तो उसमें 3000 बोले पर समझ में नहीं आया, एक बच्चा जाता रहता है उसके पीछे डॉग घूमता रहता है, एडवर्टाइजमेंट देखी लेकिन साहब मजा ना आया। दूसरा है वो कह रहा है कि बिल्कुल समझ में आई मेरे को कि इसमें ये मैसेज दिया गया था, जिस तरह से डॉग है सबसे वफादार एनिमल होता है, इसी तरह नेटवर्क भी आपका वोडाफोन का सबसे वफादार है। आप कहीं पर भी जाओ ये नेटवर्क आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से 3000 में से 1000 ने तो मना कर दिया, 2000 ने बोला कि हाँ समझ में आया। फिर उनसे हम पूछते हैं रिस्पॉन्स कि आपने उस ऐड को देखकर उस प्रोडक्ट को परचेज किया या नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल उसमें से है 100 लोगों ने बोला कि हाँ भाई इसको देखकर हमने अपना जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो वोडाफोन को सेलेक्ट कर लिया। तो 5000 से 50 लोगों ने खरीदा, तो उसको हम ऐसी तरह साइमुलेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव रही या नहीं रही। दूसरा मेथड होता है रिकॉग्निशन एंड रिकॉल टेस्ट। इसमें हम वही सेलेक्टेड कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं और उनको हम है अपने कुछ है एडवर्टाइजमेंट से उनकी कॉपीज दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे समझ में आ जाता है। जैसे कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हाँ तो अगर ज़्यादातर लोग LIC बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हाँ भाई LIC का एडवर्टाइजमेंट का था जो मैसेज वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो गया। दूध सी सफ़ेदी डैश से आए, तो अगर ज़्यादातर लोगों ने बोल दिया निरमा तो इसका मतलब भाई निरमा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट का जो मैसेज था वो मैसेज चला गया। कुछ मीठा हो जाए, अगर ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं अच्छा जी तो ठीक है चलो कलाकंद खिला दो, लड्डू खिला दो, बर्फ़ी खिला दो, इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया। और अगर ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क, तो इसका मतलब जो कैडबरी डेयरी मिल्क था उसका मैसेज है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो गया। तो इस तरह से हम है एडवर्टाइजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उस इफेक्टिवनेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपके सिलेबस का जो एडवर्टाइजिंग वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।